दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भाग ज़रूर पढ़ लें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मालिनी थोड़ा सैड हो जाती है तो ध्रुव मालिनी के गालों को छूते हुए बोलता है, चाची मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, आप सैड ना हो। मालिनी के फेस पर स्माइल आ जाती है। रेखा जी, बेटा तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। मालिनी, माँ क्या मैं बड़े दादू के लिए नाश्ता लेकर जाऊँ? रेखा जी, नहीं बेटा, तुम पिताजी का गुस्सा नहीं जानती हो, वह खाने को मना कर देंगे। तो मालिनी भी बैठकर नाश्ता करने लगती है। रितेश बोलता है, ध्रुव बेटा जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ब्रिजेश जी भी, ठीक है फिर मैं भी ऑफिस चलता हूँ। दोनों ही चले जाते हैं। खुशी भी मिष्टी को लेकर रूम में आ जाती है। मालिनी, माँ मैं जब से आई हूँ मैंने सभी को देख लिया, लेकिन अभय को अभी तक नहीं देखा। रेखा जी, बेटा अभय अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लंदन गया है, जब छुट्टियों में आएगा तब मिल लेना। रेखा जी, बेटा एक बात बोलूं? मालिनी, माँ आपको मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहें पूछ सकती हैं, क्योंकि कोई माँ अपनी बेटी से परमिशन नहीं लेती। रेखा जी, ठीक है फिर मैं तुम्हें एक माँ की तरह एडवाइस दे रही हूँ कि ससुराल में एक बहू की तरह रहो, उसकी जिम्मेदारी संभालो, किसी को शिकायत का मौका ना देना, और एक सास की तरह हुक्म दे रही हूँ कि अपने ससुराल और उसकी परंपरा का पालन करो। घर की बहू साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अब से इस सूट की जगह साड़ी पहनना शुरू कर दो। मालिनी, ठीक है माँ, अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी को कोई शिकायत का मौका ना दूँ। मालिनी अपने रूम में आती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और खुद से बोलती है, मैंने कम के चक्कर में हमेशा सूट पहने, अगर कभी साड़ी भी पहन ली होती तो आज इतना सोचना नहीं पड़ता। अब कैसे साड़ी में दिन भर रहूँगी। वहाँ तो वीर मुझे संभाल लेते थे, लेकिन अगर मैं गिरी तो सब मुझ पर हंसेंगे, लेकिन मुझे वीर के लिए तो करना होगा। मालिनी अपने कपड़ों में साड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह तो साड़ी लाई ही नहीं। मालिनी थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी खुशी उसके रूम में आती है। मालिनी को देखकर खुशी उससे पूछती है, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? कहीं हमारे देवर जी की याद तो नहीं आ रही? मालिनी, क्या भाभी, आप भी ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने मुझे साड़ी पहनने को बोला है। खुशी, तो क्या हुआ, साड़ी पहन लो। मालिनी, भाभी मैं साड़ी नहीं लाई हूँ और मुझसे साड़ी संभाली भी नहीं जाती। वहाँ तो वीर मुझे संभाल लेते थे। मालिनी अपनी ही धुन में बोल गई। खुशी उसे छेड़ते हुए बोली, लगता है हमारे देवर जी काफ़ी रोमांटिक हैं। मालिनी थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। खुशी, तो कैसा है देवरानी जी?
वैसे वहाँ हमारे देवर जी भी आपको याद करते होंगे, लेकिन आप उन्हें बता कर ही नहीं आई, नहीं तो थोड़ी टांग खिंचाई हम भी कर लेते। और हंसने लगती है। मालिनी, भाभी प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। खुशी, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। मेरे पास कुछ न्यू साड़ियाँ हैं, तुम उन्हें पहन सकती हो। और रही साड़ी ना संभालने की बात, तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी कि कैसे साड़ी को कैरी किया जाता है, जिससे तुम उसमें कंफर्टेबल रहोगी। नहीं तो हमारे देवर जी तो यहाँ नहीं है, कौन तुम्हें संभालेगा। और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। खुशी मालिनी को साड़ी पहना देती है। मालिनी साड़ी में थोड़ा धीरे चलती हुई खुद से ही बोलती है, मालिनी अब तुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी, तो आराम से चलना सीख ले, नहीं तो अगर गिरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। रेखा जी देखती हैं कि मालिनी साड़ी में सिर पर पल्लू लिए एकदम संस्कारी लग रही थी, तो उसकी बलाए लेती हुई बोलती हैं, तुम पिताजी से बात करो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो वीर को ज़रूर माफ़ कर देंगे। मालिनी अमरेंद्र जी के कमरे के पास आकर डोर नॉक करती है। अमरेंद्र जी आ जाओ अंदर। मालिनी अंदर आती है। अमरेंद्र जी उसे साड़ी में देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। मालिनी, बड़े दादू मुझे आपसे कुछ बोलना है। अमरेंद्र जी कोई जवाब नहीं देते। मालिनी वापस बोलती है, आप मेरी वजह से अपने परिवार के साथ खाना नहीं खा रहे, मुझे बुरा लग रहा है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं खाना अपने रूम में ही खा लिया करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। अमरेंद्र जी गुस्से से बोलते हैं, तुम्हें मेरी या मेरे परिवार की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इतनी ही फिक्र है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से, और उस वीर को भी बता देना कि उसकी जगह अब यहाँ नहीं है। अब यहाँ खड़ी क्यों हो, निकल जाओ मेरे कमरे से। मालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने रूम में आ जाती है और अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाती और रो पड़ती है। उसे वीर की बहुत याद आती है। इधर वीर को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह मालिनी को फ़ोन लगाने से खुद को रोक नहीं पाता। मालिनी जब वीर का कॉल देखती है तो अपने आंसू साफ कर उसे रिसीव करती है। वीर हेलो। मालिनी के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ता है, तुम कैसी केयरलेस लड़की हो, एक तो बिना बताए चली गई, से ना एक फ़ोन ना ही कोई मैसेज करना तुमने ज़रूरी समझा। मैं कितनी टेंशन में था, मैंने सोचा तुम मुझे कॉल करोगी, लेकिन तुमने कॉल नहीं किया। अब कुछ बोलो या मैं ही बोलता रहूं। मालिनी सॉरी मिस्टर वीर, मुझे अचानक ही जाना पड़ा, लेकिन मैंने दादाजी को बता दिया था। वीर मालिनी की आवाज़ से समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वीर तुम क्या रोई हो? मालिनी बात बनाते हुए बोलती है, नहीं
मैं भला क्यों रोने लगी? पानी चेंज हुआ है, इसीलिए आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। वैसे दादाजी दवा तो टाइम पर ले रहे हैं ना? हाँ, दादू दवा टाइम पर ले रहे हैं। मेरा नहीं पूछोगी मालिनी? आप भी अपना ख्याल रखिएगा और खाना टाइम पर खा लीजिएगा। वीर, अगर मेरी इतनी ही फिक्र थी तो क्यों गई? अच्छा बताओ, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ रहती है? मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मालिनी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वह नेटवर्क ना होने का बहाना बनाकर फ़ोन कट कर देती है और मन में सोचती है, आपको मैं नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ। वीर, आपकी फैमिली को मिलवाने के लिए मुझे आपसे झूठ बोलना ही होगा। आई होप आप मुझे माफ़ कर दें। इधर वीर, मालिनी तुम आखिर मुझसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही हो। लगता है मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। वह उसी वक्त ऑफिस से घर के लिए निकलने लगता है। तभी केशव उसके पीछे आता है और उसे रोकते हुए बोलता है, सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी 1 घंटे में आपकी मीटिंग है। वीर उसे घूर कर देखता है तो केशव थोड़ा सा डर जाता है। वीर, उस मीटिंग को रीशेड्यूल कर दो और घर के लिए निकल जाता है। केशव मन में, आखिर आज सर को क्या हो गया है? उन्होंने कभी अपने काम को बीच में नहीं छोड़ा। इधर वीर घर पहुंचकर दादू को ढूंढने लगता है, लेकिन दादू उसे कहीं नज़र नहीं आते। वह रॉबिन से पूछता है तो रॉबिन बताता है, दादाजी अपने दोस्त के साथ कहीं गए हैं। वीर अपने रूम में आ जाता है और अपना कोट उतारता है और आधे धड़ से बेड पर लेटते हुए सोचता है, अब मैं कैसे पता करूं कि तुम कहाँ हो? मालिनी, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जुदाई भी मुझे इतना परेशान कर देगी। और आज तो तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे ना होने से मेरा दिल इतना बेसुकून हो जाएगा। अब तो मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा है। अब तो मुझे तुमसे जल्द से जल्द मिलना है। तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रुकने दूँगा। वह फ़ोन निकालकर दादू को कॉल करता है तो दादाजी फ़ोन उठाते हैं। वीर, दादू आप कहाँ हैं और घर कब आएंगे? दादाजी, बेटा माफ़ करना, मैं 1 हफ्ते तक घर नहीं आऊँगा। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ योगा कैंप पर आया हूँ और हाँ, मैं तुम्हें बार बार फ़ोन भी नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना मना है। वीर, लेकिन दादू, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मुझे जानना है कि मालिनी अपनी कौन सी दोस्त के घर गई है और उसका घर कहाँ है। दादाजी, बेटा तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वह जहाँ है ठीक है। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। वीर, दादू, लेकिन मुझे तब तक दादाजी फ़ोन रख देते हैं। वीर, अब मैं कैसे पता करूं कि तुम कहाँ गई हो?
अब जब मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ तो तुम मुझसे छुप कर बैठ गई हो। अच्छा ही है, अच्छा बदला ले रही हो। मैंने भी तो तुम्हें कितना परेशान किया है, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। वीर फिर से मालिनी को कॉल करता है, लेकिन मालिनी उसका कॉल नहीं उठाती। वीर गुस्से से हाथ बेड पर मारता है और केशव को कॉल करके घर बुलाता है। इधर मालिनी थोड़ा फ्रेश होती है और खुशी के रूम में आती है। खुशी मिष्टी को सुलाकर उसके टॉयज समेट रही थी। मालिनी रूम में आती है तो दोनों बैल्कनी में आ जाती हैं ताकि मिष्टी उठ ना जाए और बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाती हैं। खुशी, वैसे मालिनी अभी तक तुमने नहीं बताया कि हमारे देवर जी का दिल कैसे चुरा लिया तुमने। मालिनी, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। मालिनी मन में सोचती है, कैसे बताऊं आपको कि मैंने नहीं, उन्होंने मेरा दिल चुराया है। मुझे उनसे पहले मोहब्बत हुई है। खुशी उसको हिलाते हुए बोलती है, जब भी मैं वीर की बात करती हूँ तुम न जाने कहाँ खो जाती हो। तभी ध्रुव रूम में आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों अंदर आती हैं। ध्रुव, चाची आपने मेरे साथ खेलने का प्रॉमिस किया था। मालिनी, हाँ किया था। चलो हम तुम्हारे रूम में चलकर खेलते हैं। दोनों ध्रुव के रूम में आ जाते हैं। मालिनी ध्रुव के साथ खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती है। इसी तरह हफ्ता बीत जाता है। मालिनी ध्रुव और मिष्टी से काफ़ी घुल मिल जाती है। अब तो वह साड़ी में काफ़ी कंफर्टेबल फील करती थी। घर में सभी उससे प्यार करने लगे थे, सिवाय अमरेंद्र जी के। उन्होंने अभी भी मालिनी को एक्सेप्ट नहीं किया था। इधर वीर दादू के योगा कैंप से वापस आने का वेट कर रहा था। यह एक हफ्ता उसके लिए सालों जैसा बीता था। वह दादू को कॉल करता है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता तो वो ऑफिस चला जाता है। लेकिन ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता। इस एक हफ्ते में उसने बहुत कोशिश की कि मालिनी के बारे में पता करने की। उसने केशव को भी पता लगाने को बोला था, लेकिन केशव हर बार बहाना बना देता था, क्योंकि मालिनी ने उसे मना कर रखा था। इसीलिए उसे दादू के आने का इंतज़ार था। इधर मालिनी खुशी के साथ किचन में लड्डू बना रही थी। खुशी, मालिनी, अगर बड़े दादू ने वीर को माफ़ नहीं किया तो? मालिनी, भाभी मैं उन्हें मनाए बिना वापस नहीं जाने वाली। खुशी, लेकिन कब तक देवर जी से छुपा पाओगी कि तुम यहाँ पर हो? मालिनी, पता नहीं भाभी। तभी मालिनी का फ़ोन रिंग होने लगता है। मालिनी देखती है वीर का कॉल आ रहा है। खुशी, किसका फ़ोन है? मालिनी, भाभी वीर का फ़ोन है। खुशी, तो उठाओ, उसको तुम्हारी फिक्र होगी तभी तो फ़ोन कर रहा है। मालिनी को ना चाहते हुए फ़ोन उठाना पड़ता है, क्योंकि वह जानती थी कि वीर उससे उसका पता पूछने लगेगा। वह फ़ोन रिसीव करती है। वीर, मैं तुम्हें कई दिनों से फ़ोन किए जा रहा हूँ,
तुम मुझे बताती क्यों नहीं? तुम कहाँ हो? वीर गुस्से से बोले जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।